पड़ोसी काम वाली सिक्योरिटी वालों से ये तो पता चल गया कि तुम्हारा बेटा विवेक अपनी माँ का मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन ये भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर ज़्यादा आती जाती नहीं थी, और तुमने तो बयान दिया है कि तुम्हें ऐसा लगा कि वो फिल्म गई थी। हम लोगों ने ना प्लान किया है आज शाम में फिल्म देखने का, और तुमने उसका 2 घंटे तक इंतजार किया। सर वो कहीं आती जाती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो कहीं बाहर गई नहीं। उस दिन सुबह से दोनों माँ बेटों का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन रहा था सर। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। बेटे मुझे कहाँ लेके जा रहा है इस वक्त? ये छत। डॉक्टर ने कुछ देर तुम्हें धूप में रहने के लिए कहा है माँ, इसीलिए छत पर लेके आया मैं। आओ। पूजा हो आई हे मला धोपटनं घेऊन ये। दिल दहला देने वाली ये तीनों घटनाएं अलग अलग शहरों में हुई थी, लेकिन इन तीनों घटनाओं में एक समानता थी। इन तीनों घटनाओं में मरने वाली एक मां थी और मारने वाला वो जिसे उसने अपनी ही कोख से जन्म दिया था। कहते हैं कि मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता है। मां जिन बच्चों की आंखों में एक आंसू तक नहीं देख पाती, आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वही बच्चे उसी के खून के प्यासे हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही मां बेटे के रिश्तों का ताना बाना बुनती है हमारी आज की ये बेहद ही सनसनीखेज कहानी। विवेक, क्या ये सच है तुमने अपनी माँ की हत्या की? ये सब अनजाने में हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी? विवेक, तुमने अपनी माँ को कैसे मारा? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी हत्या कर दी तुमने। विवेक बेटा, बेटा यहाँ आओ, यहाँ आओ बेटा। यहाँ आओ बेटा। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस तो बोल रही है कि तुमने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया। वकील साहब, ये सब बातें बाद में कर लेते। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं। 1 मिनट, ये खाना मेरे पास दीजिए, मैं उसको देता हूं। आप कौन? बेटा, मैं तुम्हारा काका, गिरीश काका। मुझे कैसे भूल गए तुम? खाना खा लो बेटा। नहीं नहीं, मेरी आई मना करती है मेरे को दूसरे के हाथ का खाना खाने को। मैं नहीं खाऊंगा। अब लेके जाओ अपना खाना। आई डांटेगी मेरी। मैं नहीं खाऊंगा। गिरीश, विवेक, गिरीश, क्या हुआ ऐसे? भाऊ ये मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैं इसके लिए खाना लेकर आया और कहता है कि आई ने मना किया है, अनजान इंसान का दिया हुआ खाना नहीं खाएगा कहता है। क्या? विवेक बेटा, ये तेरे काका है, तेरे काका गिरीश काका। बेटा इधर आ। विवेक बेटा इधर आना।
तेरे गिरीश काका। आप कौन? विवेक, तुम मुझे नहीं पहचानना, मैं तेरा बाबा बेटा। आप हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? बेटा हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। गिरीश, विवेक, विवेक, गिरीश। अरे ये तो आपको भी नहीं पहचान रहा है, इसे भूलने की बीमारी है क्या? सबूतों और हालात के हिसाब से पुलिस के लिए विवेक ही कातिल था, लेकिन विवेक का बर्ताव ऐसा था जैसे उसे कोई मानसिक बीमारी थी। वो अपने चाचा और पिता तक को नहीं पहचान पा रहा था। पुलिस के सामने विवेक अपना गुनाह भी कबूल कर चुका था, लेकिन ये बात कोर्ट में अभी तक साबित नहीं हुई थी। तो फिर सच क्या था और वो क्या वजह थी जिसके कारण विवेक की मां की हत्या हुई थी, और कौन था हत्यारा? ले बेटा, गर्मा गर्म वाला खा जल्दी से। शांति, और बटर लगाना। अरे भाई जल्दी नाश्ता दो, तुम्हारे चक्कर में हर रोज लेट हो जाता हूँ। अच्छा जी, लेट ना मेरी वजह से नहीं होता है, आपके खराटों की वजह से होता है। आधा घंटा जल्दी उठ जाया कीजिए। अरे भाई हमारे पुलिस वालों को वैसे ही सोना कम मिलता है, तुम उसमें से भी आधा घंटा कम कर दो। और तू सुन विवेक, तू ना अपना टिफिन ले जाना मत भूलना, अपनी पापा की तरह। ओ हेलो, पुलिस वालों का कोई ठिकाना नहीं होता खाने का। फुर्सत मिलेगी तो टिफिन लेके जाऊंगा ना। वैसे एक बात याद आ गई मुझे कि हम लोगों ने ना प्लान किया है आज शाम में फिल्म देखने का, तो आप भी टाइम से आ जाइएगा। मेरा कोई भरोसा नहीं है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं फोन कर दूंगा। शांति, चाय बन गई क्या? छान देना जल्दी से। हाँ कदम, मैं बस आधे घंटे में आ रहा हूँ और तू मुझे वहीं मिल। अरे मैं घर से निकल गया बस। सुनिए, चाय तो, अरे चाय पीते जाइए ना। बस फिर कल पीऊंगा। दीदी एक बात मैं सच्ची बोलती है, मेरे काका का जमाई पुलिस में काम करते हैं, लेकिन आज तक मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी। आप भी ना विवेक बाबा को पुलिस में मत भेजना। हेलो, वाशी पुलिस स्टेशन। क्या? आप लोग बाहर चलिए प्लीज। बाहर आइए आप लोग, चलिए। चलो चेक करो। मनोज जी, आपको कब पता चला इसके बारे में? अभी आधे घंटे पहले मैंने उसी वक्त आपको फोन किया। ये जो मैसेज लिखा है इसको देखकर ऐसे लग रहा है कि कोई आपको चैलेंज कर रहा है। आपको शक है किसी पे? कौन हो सकता है ये? और ये हैंडराइटिंग आप पहचानते हैं किसकी? अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, कुछ पता नहीं। घर में कहीं कोई 4 एंट्री के निशान नहीं है सर। देखकर तो ऐसा लग रहा है किसी जान पहचान वाले का काम है। पर सर जिस तरह से मैसेज लिखा है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कातिल को अच्छी तरह पता था कि उसके पास काफी वक्त है। घर में और कौन कौन रहता है? गीता थी, मेरा बेटा विवेक, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, कहाँ चला गया पता नहीं, उसके साथ क्या हुआ होगा। फोटोग्राफर बुलवाओ, यहाँ की एक एक चीज़ की फोटो लो, फॉरेंसिक टीम को भी बुलवाओ, और पिछले 24 घंटे की सीसीटीवी फुटेज लो बिल्डिंग की। ओके सर। महेश सर, आप भी घर में चेक कर लीजिए कुछ चोरी तो नहीं हुआ। अरे आज सुबह मैंने 50,000 रुपए यहाँ रखे थे, वो नहीं है। इसका मतलब है चोरी हुई है और कातिल को पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, क्योंकि बाकी कोई भी सामान छेड़ा नहीं गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई ज्यादा आता जाता भी नहीं है सर। फिर बाजू के बेडरूम में मोबाइल मिला है। अरे
मेरे बेटे का फोन है। वो तो ऐसे कभी फोन छोड़ता नहीं है। उसकी माँ ने उसे बोला हुआ कि बेटा कहीं भी हो फोन साथ में लेके जाना। फिर वो ये कि विवेक, सर। बैठो कदम। थैंक यू सर। सर, एक मर्डर केस सामने आया है। एक लेडी गीता नागोरे, उसके घर में घुस के उसका मर्डर कर दिया गया है। और गीता नागोरे का हस्बैंड मनोज नागोरे अपने ही डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है और उनकी पोस्टिंग मुलुंड थाने में है सर। मनोज नागोरे रीना अरोरा केस में इन्वेस्टिगेटर था। हो सर। ये गीता नागोरे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से यह मर्डर 1 से 4 बजे के बीच में हुआ है और विक्टिम की बॉडी पे 12 बार चाकुओं से वार किया गया है सर। और एक और बात सर, घर से 50,000 रुपए भी चोरी हुई। नहीं, ये चोरी का मामला तो नहीं लगता। इतनी बुरी तरह से कोई पैसे के लालच में मार नहीं सकता। इसके लिए बहुत नफरत चाहिए। एग्जैक्टली सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और सर, एक और खास बात, ये देखिए सर, मैसेज में क्या लिखा है? ये मैसेज और उसके बाद ये स्माइली, ऐसा लग रहा है जैसे क्रिमिनल को डर ही नहीं को पकड़ा जाएगा। सर, मैसेज देखकर ऐसा लगता है कि ये क्रिमिनल इंस्पेक्टर मनोज को चैलेंज कर रहा है। मनोज क्या कहता है, कौन कर सकता है? सर, मनोज जी को कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन एक बात है, उनका एक बेटा है 21 साल का विवेक, जो गायब है। सीसीटीवी फुटेज देखा? जी सर, ये देखिए सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से विवेक 12 बजे घर आया था और 3 बजे के आसपास बिल्डिंग से बाहर चला गया था। और सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से भी मर्डर का वक्त 1 से 4 बजे के बीच है। और कौन कौन आया था इस बीच? और भी बहुत से लोग आए थे सर। ये देखिए सर, ये काम वाली, केबल वाला और ये राशन वाला भी सर। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को ये खून से लिखा हुआ मैसेज दिखाओ सर, और मनोज नागोरे को बुला लो। उसकी पूछताछ मैं खुद करूंगा सर। मुझे तो विवेक की चिंता हो रही है। पता नहीं कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। भाऊ, आप ही कमजोर पड़ेगा तो कैसे चलेगा? संभाल लो अपने आप को। लो, चाय पी लो। सुनो, कुछ हल्का सा खाने को बना दो इनके लिए। जी ठीक है। भूख रही है। हेलो, आता हूँ। एक कप चाय भी दे देना। रोज के रोज एक एक करके गिलास तोड़े जा रहा है। भाऊ भाऊ भाऊ, मारो मत उसे भाऊ, वो तो मेरी गलती से गिर गया। वो आप बता दो गिलास का कितना होता है, मैं दे दूंगा आपको। 30 रुपए हो गए। 30। आप गिलास का और नाश्ते का काट लेना। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा है मेरा? गिलास उठा।
मनोज नागोरे। बैठ जाओ, चाय सांग रहे। देखो मनोज, तुम्हारी पत्नी के साथ जो कुछ हुआ, तुम्हारे दुख में हम सब शामिल हैं। लेकिन तुम ये भी जानते हो कि हमें जांच पड़ताल तो करनी होगी ताकि हम जल्द से जल्द कातिल तक पहुंच सके। वही डिटेल बताओ, उस दिन क्या हुआ, तुम कहाँ थे, इस मर्डर के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? सर मैं रोज की तरह उस दिन ड्यूटी पर ही था, पर शाम को मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई थी तो मैं जल्दी से घर वापस आ गया था और जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैंने दोनों को फोन लगाया, अपनी वाइफ को भी अपने बेटे को भी। दोनों फोन नहीं उठा रहे थे। सर मुझे लगा दोनों फिल्म देखने गए होंगे इसीलिए फोन नहीं उठा रहे। मेरी तबीयत खराब थी सर उस दिन, तो मैं वॉचमैन के केबिन में जाके बैठ गया और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। लगभग 2 घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैं वापस ऊपर गया सर, दरवाजा तब भी बंद था। मैंने अपने वाइफ को फोन लगाया तो वो फोन नहीं उठा रही थी और मेरे बेटे का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अचानक मुझे याद आया कि हम लोग कभी कभी घर की चाबी शू रैक में छुपा के चले जाते हैं, तो मैंने वहां जाके देखा तो चाबी मिल गई। गीता। फिर मैंने सबसे पहले लोकल पुलिस को फोन किया। आपके बेटे का विवेक का कोई फोन आया? नहीं सर, मैं उसी को लेके परेशान हूं। देखो मनोज, हमें तुम्हारे बेटे पर, विवेक पर पूरा शक है, क्योंकि दोपहर 3 बजे के आसपास वो घर से बाहर निकला अकेला और मौत की टाइमिंग भी 1 से 4 के बीच में है। सर आप ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता सर। मनोज, तुम तो पुलिस में हो, तुम जानते हो कुछ भी हो सकता है। हाँ जानता हूँ सर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई वजह होनी चाहिए उसकी। अब सिर्फ 50,000 के लिए किसी पुलिस वाले के घर में चोरी करने की हिम्मत कोई बाहर वाला तो नहीं कर सकता ना? नहीं सर, विवेक को जब जब पैसों की जरूरत होती थी वो मुझसे मांगता था। मेरा बेटा एकदम सीधा लड़का है सर। वो आप चाहे किसी पड़ोसी से पूछ लीजिए, मेरे किसी भी रिश्तेदार से पूछ लीजिए, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, हमने कुछ लोगों से पूछताछ की है, बयान इस फाइल में दर्ज है। और ये पूछताछ मैंने खुद की है। तुम नागोरे साहब के यहाँ काम करती हो ना? जी साहब। अच्छा, ये माँ बेटे में रिश्ता कैसा था? जैसे हर माँ बेटे में होता है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा बेटा था, अपनी माँ की हर बात मानता था। ये माँ बेटे में कभी कोई कहा सुनी नहीं होती थी? हाँ साहब, वैसे मेम साहब कभी कभी डांट देती थी, लेकिन विवेक एकदम सीधा लड़का है साहब, वो कभी अपनी माँ को पलटकर जवाब ही नहीं देता था। सर मैंने आपको कहा ना कि लेकिन मनोज, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे कुछ बातें छुपा रहे हो। सर मैं क्यों छुपाऊंगा आपसे कुछ? हमने आपकी बिल्डिंग के वॉचमैन से बात की है। सब मैंने तो विवेक को आज तक कभी बात करते हुए नहीं देखा, चुपचाप आता था और जाता था। नागौरी मैडम भी कभी कभार घर से बाहर निकलती थी, मैंने तो उन्हें महीने में 1 आध बार ही देखता था। कुछ राशन सब्जी चाहिए होता तो सामने की दुकान पे फोन कर देती, वो घर पर ही पहुंचा देता था। पड़ोसी, काम वाली, सिक्योरिटी वालों से ये तो पता चल गया कि तुम्हारा बेटा विवेक अपनी माँ का मर्डर नहीं कर सकता, लेकिन ये भी पता चल गया कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर ज़्यादा आती जाती नहीं थी। और तुमने तो बयान दिया है कि तुम्हें ऐसा लगा कि वो फिल्म गई थी। हम लोगों ने ना प्लान किया है आज शाम में फिल्म देखने का। और तुमने उसका 2 घंटे तक इंतजार किया। सर वो कहीं आती जाती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि कभी वो कहीं बाहर गई नहीं। उस दिन सुबह से दोनों माँ बेटों का फिल्म देखने का प्रोग्राम बन रहा था सर। तुम्हें कुछ आइडिया है विवेक कहाँ जा सकता है? सर अगर होता तो मैं आपसे क्यों छुपाता सर। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उसका इस तरह से दूर रहना आपका उस पर शक ज़्यादा बढ़ा देगा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि सर विवेक ऐसा नहीं कर सकता सर। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है सर, वो सिर्फ 21 साल का है। कहीं कुछ मनोज परेशान मत हो, जल्दी उसे ढूंढ लेंगे।
तुम जा सकते हो। विवेक का फोन आया या कुछ पता चला तो हमें तुरंत खबर कर देना। जी सर। सर, सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जितने भी लोग 1 से 4 बजे के बीच में बिल्डिंग में आए गए, उनमें से कोई भी सस्पेक्ट नहीं लग रहा है। कदम, इस केस में मुझे मेन सस्पेक्ट तो विवेक ही लग रहा है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालो। पिछले हफ्ते वो किससे मिल रहा था, कहाँ जा रहा था, इसी से पता चलेगा इस वक्त वो कहाँ है। सर। बाबू, हाँ, आगे एक होटल है सस्ता, जाना है क्या? नहीं नहीं, अभी तो शहर घुमाओ आप। शहर घुमाने के 1000 रुपये लगेंगे। 1000? हाँ। नहीं, 1000 तो नहीं दे पाऊंगा मैं। मग किती देणार? 200. 200? हो. 200 मध्ये साहेब 3 स्पॉट दाखवणार मी। हाँ चलेगा, घुमाओ ना। ठीक है। विवेक नागौरे नाम का स्टूडेंट तो है मेरी क्लास में, लेकिन कभी देखा नहीं उसको। ये देखिए सर, 4 महीने पहले ही एडमिशन हुआ है उसका, और मेरी क्लास में सिर्फ वो 5 दिन आया है। अगर वो कॉलेज नहीं आता था तो जाता कहाँ था? उसका कोई दोस्त वगैरह है क्या यहाँ? पता नहीं सर, जब वो कॉलेज ही नहीं आता था तो दोस्त कौन होगा उसका? आओ, मेरा एक 5 साल का बेटा है, कोई बढ़िया सा किताब होगा तो बताइए ना। अब उसी से पूछ लो उसको कौन सी किताब चाहिए। वो क्या है, आज उसका जन्मदिन है, उसके आई ने बोला है कि कोई बढ़िया सा किताब लेके आना ताकि वो खुश हो जाए। सर, तुम ये बताओ, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि वो किताब से खुश हो जाएगा? बाबू, वो पढ़ने में बहुत होशियार है, फर्स्ट आता है। 1 सेकंड रुको, साइड में दबाओ। हाउ, इधर आ। ये कार कैसी? 60 रुपए। और बताओ, ये वाली दे दो, 60 की ना? ये लो, ये लो, ये खिलौना देना उसे, बच्चा है, बचपना लौट के नहीं आएगा उसका। भाऊ, किराए में काट लेना। हाँ चलो। सर, मैंने मैसेज की राइटिंग और विवेक की हैंड राइटिंग को मैच करके देख लिया है। मैसेज की राइटिंग जो है वो उंगली से लिखी गई है, और जबकि विवेक की नोटबुक में पेन से लिखा हुआ है। इसलिए मैं ये दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि ये मैसेज विवेक ने लिखा है, और ना ही ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मैसेज विवेक ने नहीं लिखा है। इसका मतलब है इस मैसेज से हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। ठीक है, तुम जा सकते हो। कदम, तुम्हारे जांच से क्या पता चला? सर, विवेक घर से कॉलेज के लिए तो निकलता था, लेकिन पिछले 4 महीने में सिर्फ 5 दिन ही कॉलेज गया था। उसकी कॉल रिकॉर्ड से पता लगा है कि घर से कॉलेज के लिए निकलने के बाद वो या तो कुर्ला या मुंब्रा या फिर मुलुंड जैसे एरियाज के गार्डन, टेम्पल और स्टेशंस में बैठ के दिन बिताया करता था, और कॉलेज की टाइमिंग के हिसाब से घर चला जाता था। एक काम करो कदम, जहां जहां वो जाता था वहां एक बार पूछताछ कर लो, शायद वहीं से कोई उसका सुराग मिल जाए। सर। सुनो, इस लड़के को यहां कभी देखा है? हाँ साहब, ये लड़का अक्सर यहाँ आता रहता था और काफ़ी देर बैठा रहता है, पर साहब हमेशा परेशान दिखता है। एक्सक्यूज मी, ये लड़का आपके ढाबे पे आता है, आपने देखा इसे? नहीं। सब मैं पहचानता है इसको, ये अक्सर हमारे ढाबे पे आता रहता है, लेकिन इसका बर्ताव कुछ अजीब सा है। गुमसुम बैठा रहता है, घंटों यहाँ पे बैठा रहता है, लेकिन किसी से कुछ बात नहीं करता। साहब, बिल।
साहब खाना तो साहब। आखिरी बार कब देखा आपने इसे? साहब बहुत दिन से ढाबे पे आया नहीं, लेकिन हाँ मैंने कल इसको रात को देखा। एक टेम्पो में बैठ के चला गया और हमेशा की तरह गुमसुम था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि विवेक कॉलेज ही नहीं जा रहा था। 10th में मेरे बेटे के 91% मार्क्स आए थे। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, होनहार लड़का था सर। बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई से एकदम से हट गया, कोई तो बात होगी। शायद सर हमारी गलती थी। 12th में अच्छे मार्क्स आने के बाद हम चाहते थे कि वो इंजीनियर बने और वो नहीं चाहता था। हमने जबरन उसका दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया और वो फेल हो गया था सर। इसलिए इस साल हमने उसको बीएससी में एडमिशन करवाया था। लेकिन वो तो बीएससी की पढ़ाई भी करना नहीं चाहता था। क्या इसी वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तुम्हारे घर में? सर हमें यही नहीं पता था कि वो कॉलेज नहीं जा रहा है, तो प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? मनोज, 13 तारीख जिस दिन तुम्हारे पत्नी का मर्डर हुआ है उसी दिन 3 बजे उसने तुम्हें कॉल किया था और उनका मर्डर 1 से 4 के बीच में हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक का अपनी माँ से झगड़ा हुआ और उसने गुस्से में आकर उसके बाद उसने तुम्हें फोन किया घर से ही। तुमने उसे समझाया कि फोन घर पे छोड़ के कहीं बाहर मिल। तुम उससे मिले, उसी वक्त ड्यूटी छोड़कर उसे मिलने के लिए कहीं बाहर चले गए। क्या किया तूने? क्या किया? अब मेरी बात सुन, जब तक यहाँ सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तू यहाँ आना मत और कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मत लेना, किसी गाड़ी या ट्रक से लिफ्ट लेना। चल जा यहाँ से। देखो मनोज, मैं ये मानता हूं कि ये सब हमारे अजम्पशंस है। सच क्या है तुम बेहतर जानते हो और ये भी जानते हो कि पुलिस एक न एक दिन सच का पता लगा ही लेती है। जी बिल्कुल, अच्छी तरह से जानता हूँ। और सर शायद आप भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। मैंने हमेशा अपना काम ईमानदारी से किया है, इसीलिए डिपार्टमेंट ने हमेशा मुझे इम्पोर्टेंट और हाई प्रोफाइल केस सौंपे। सर मैं आपसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगा? हमें तुम्हारी काबिलियत पे कोई शक नहीं है मनोज। सर ये सच है कि उस दिन विवेक ने 13 तारीख को मुझे फोन किया था। उसने फिल्म जाने के लिए मुझसे पूछा था और मैंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भाऊ ये दुकान अच्छा है, यहाँ से मोबाइल ले लो। ठीक है। क्या रे, दिखता नहीं है क्या? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। चल जा चल। सर विवेक के बारे में एक और बात पता चली जो सोचने पे मजबूर करती है। 10th तक की पढ़ाई विवेक ने हॉस्टल में रह के की। पढ़ने में बहुत अच्छा था सर, 91% मार्क्स लिए थे उसने। फिर यहाँ मुंबई में आके ऐसा क्या हुआ कि पढ़ाई से उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया सर? दादा मोबाइल चाहिए था। कौन सा मोबाइल चाहिए? सस्ता सेकेंड हैंड पर स्मार्टफोन। ये चलेंगे? हाँ ये वाला चलेगा। एक प्रीपेड सिम भी चाहिए। एक आईडी प्रूफ और एक फोटो लगेगी। ये आईडी प्रूफ, ये फोटो। ये बात मेरी भी समझ में कभी भी नहीं आई कि हॉस्टल छोड़ने के बाद क्यों उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद तो एकदम शांत और चुप सा हो गया। तुमने कभी पूछने की कोशिश भी नहीं की कि उसके चुप रहने की वजह कुछ और तो नहीं है? मैंने कई बार पूछने की कोशिश की थी सर, लेकिन कभी उसने कुछ नहीं बताया। इंजीनियरिंग में फेल होने के बाद बहुत डिप्रेस हो गया था सर। इसलिए मैं कभी कभी उसे अपने साथ यहाँ पुलिस स्टेशन ले आता था ताकि वो देखे कि कैसे हिम्मत से हर काम बन जाता है।
उसे यहीं से पता चला होगा कि कैसे हम फोन ट्रैक करके मुजरिम को पकड़ लेते हैं। इसीलिए सर वो फोन घर पे छोड़ के गया होगा। मतलब आप मानते कि आप ही के बेटे ने मर्डर किया है? नहीं नहीं सर, वो इस बार भी घर से ही भागा है सर। वो एक बार पहले भी घर से भागा था तो मैंने फोन ट्रैक करके उसे पकड़ लिया था। शायद इसीलिए इस बार वो घर पे फोन छोड़ कर गया ताकि उसे कोई ढूंढ न सके। वैसे पहली बार घर से भागने की वजह क्या थी? सर वो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। साहब है सचिन। ठीक है, तुम जा सकते हो। जी सर। विवेक को जानते हो? हाँ सर। उसका और कौन कौन दोस्त है? सर वो और किसी से तो बात नहीं करता था, बाद में पता चला कि वो मेरा पड़ोसी है, फिर मैंने बात करना शुरू किया था। अच्छा, विवेक ने कभी अपने बारे में बताया कि वो इतना उदास क्यों रहता था? प्लीज सर उसे ये सब मत बोलना कि ये सब मैंने कहा था, पर उसकी मम्मी हमेशा उसको डांटती थी। और सर जब वो फेल हुआ था तो सबके सामने उसकी मम्मी ने उसे मारा था। आई आई फेल हो गया ना तो? फेल होने का क्या मतलब होता, कुछ समझ में आता है? हाँ? माँ बाप की इज्जत की पड़ी नहीं है तुझे? सब देख रहे हैं, देख रहे थे सब लोग को। तू ऐसे सुधरने वाला नहीं है। तू घर चल तो मैं तुझे सब देख रहे हैं। बेशरम कहीं का। सब देख रहे हैं। वो क्या हुआ? एग्जाम में फेल होना कोई जिंदगी में बहुत बड़ी हार नहीं है, और जो फेल होता है वो पहले से ही टूटा हुआ होता है। ऐसे में उसे आपकी डांट की नहीं बल्कि सहारे की जरूरत होती है। लेकिन ज्यादातर माता पिता ये समझते नहीं हैं, बल्कि अपने अधूरे अरमानों को भी वो अपने बच्चों के ही जरिए पूरा करने की जिद बना लेते हैं, और कई बार ये जिद बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद कर देती है। यहाँ इस केस में विवेक अपनी माँ की मौत के बाद घर से भागा हुआ था, लेकिन उसके इस तरह से भागने के पीछे की वजह क्या थी और विवेक की माँ का हत्यारा कौन था, ये अब तक पता नहीं चल पाया था। सर, विवेक अभी अभी अपने सोशल पेज पे ऑनलाइन हुआ है, मैंने पता लगाया। वो कोल्हापुर में है सर। गुड, तुम खुद जाओ, यहाँ लेकर आओ उसे, और जब तक वो पकड़ में ना आए किसी को खबर मत करना। सर। एक्सक्यूज मी, इसका नाम विवेक है, इसी होटल में रुका है। रूम नंबर क्या है इसका? 301 सर। लेकिन सर ये 4-5 घंटे पहले ही चला गया। सर ये लड़का तो बहुत चालाक निकला, हमारे पहुंचने के 4-5 घंटे पहले ही यहाँ से निकल गया। लेकिन एक बार फिर से मौका दिया है सर उसने। विवेक ने अपने सोशल पेज को फिर से ओपन किया है, और इस बार वो सतारा में है सर। गुड, तुम अभी कभी सतारा निकलो, सतारा पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, उन्हें उसकी लोकेशन भी दे दो, और उनसे कहना उसे अरेस्ट करके रखे। जी सर। सुनो, क्या बात है साहब? ये लड़का इसी होटल में रुका है, कहाँ है वो? साहब वो यहीं पर है, रूम नंबर। साहब यही वो लड़का है। विवेक नागोरे। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? ले चलो इसे। सतारा पुलिस को मिली विवेक की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया। जब तक पुलिस उसे लेकर थाने आई तब तक न्यूज मीडिया वहां पहुंच चुका था। विवेक, क्या ये सच है तुमने अपनी माँ की हत्या की? ये सब अनजाने में हुआ या फिर एक सोची समझी साजिश थी? विवेक, तुमने अपनी माँ को कैसे मारा? जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया उसकी हत्या कर दी तुमने। जब मीडिया ने विवेक पर सवालों की बौछार की तो उसके मुंह से हाँ निकल गई। पर क्या सचमुच उसने अपनी माँ का खून किया था, या फिर मीडिया के दबाव में आकर उसने हाँ कर दी थी? सर वो सदमे में है, उसे नहीं पता है वो क्या बोल रहा है, इसलिए वो झूठा कन्फेस कर रहा है। चलो मान लेते कि वो सदमे में है, झूठ बोल रहा है, लेकिन ये कपड़े, ये तो सच बोल रहे हैं। ये विवेक के कपड़े हैं, उसी के बाथरूम से मिले, और इनमें तुम्हारे पत्नी का खून लगा है। तो इतना ही नहीं, जिस चाकू से तुम्हारी पत्नी की हत्या हुई उसमें विवेक की उंगलियों के निशान है। सर होंगे, जरूर होंगे, बिल्कुल होंगे। उसने अपनी माँ को तड़पते हुए देखा होगा और चाकू निकाला होगा, बस तभी उसकी उंगलियों को निशान उस चाकू पे आ गया, और उसी वक्त ये खून भी उसकी माँ का उसके कपड़ों पे लग गया।
हो सकता है सर, पॉसिबल है। और उसके इस तरह से फरार होने पर क्या कहोगे? सर, माँ की लाश को उसने सामने देखा और पुलिस के डर से वो भाग गया। ठीक है, देखते हैं तुम्हारा लड़का क्या जबानी देता है। देखो विवेक, हमसे कोई भी बात छुपी नहीं है। हमें पता है तुम्हारी माँ तुम्हें अक्सर डांटा करती थी, तुम पर काफी पाबंदियां लगा दी गई थी, जिनसे परेशान होकर तुमने अपनी माँ को मार दिया। नहीं सर, ये गलत है सर। वो मैं उनको मारना नहीं चाहता था, मैं तो खुद को मारना चाहता था। बस परेशान हो गया था उनसे। कभी तो खाना टाइम पे दे दिया कर। हाँ बस यही तो काम रह गया है, और कुछ है क्या करने के लिए? पहले तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही होने वाली है तो शादी क्यों की, बच्चा क्यों पैदा किया? तो क्या करूं? नौकरी छोड़ दूं? नौकरी छोड़ दूंगा, पैसे कहां से लाऊंगा? घर का खर्चा तू चलाएगी? हाँ बस यही तो सुनती आ रही हूँ। अरे कब से झेल रही हूँ, कितने सालों से। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बेटे के बारे में तो सोचो। पता आजकल वो क्या करता है, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता, बिल्कुल नकारा हो गया, नकारा। अरे तू किस लिए इस घर में? तू क्या ले सकती उसका? हाँ, ये जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम क्या करोगे? घर का खर्चा भी मैं चलाऊं और बाहर भी मैं देखूं, तू कुछ मत करना। अरे घर में काम कौन करता है? ये खाना पकाना, इतना काम करती हूँ, वो नहीं नजर आता? मेरा हाथ उठ जाएगा ज्यादा बकवास करेगी तो। बस अब यही तो बाकी रह गया, मान लो मुझे, ये भी कसर पूरी कर लो। सर, हर रोज हमारे घर में झगड़े होते थे। उनको लगता था कि सब उनके खिलाफ साजिश रच रहे। देख बेटा, ये तेरी जिंदगी है, तुझे ही संभालना है। आई बा का गुस्सा जो है थोड़े टाइम के लिए होता है। अच्छा, तब मेरे बेटे को मेरे खिलाफ धीरे धीरे भड़का रहे हो, है ना? नहीं आई, बाबा ऐसा कुछ नहीं कह रहे। आई, पता था, तू भी मिल गया है ना इनके साथ। तुम दोनों तो चाहते नहीं हो कि मैं इस घर में रहूं, चाहती हूँ कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं, जाकर मर जाऊं। देख, इस सब से ना तेरा कुछ नहीं होने वाला। ये सब छोड़ और अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ध्यान दे। घर से भाग गया था ना तू, घर से भागने से भी ना कुछ नहीं होगा, समझे? बाबा क्यों चिल्ला रही है तू? मैं समझा रहा हूँ ना इसे। आपके समझाने से क्या हो रहा है? चिल्लाना बंद कर। क्यों ना चिल्लाऊं मैं? हाँ? सर, कब तक सहता रहता, चुप रहता? मुझे लगा कि इससे अच्छा है मर जाता हूँ। मरना चाहता है ना तू? हाँ, जिंदगी में कुछ कर तो पाया ही नहीं, जिंदगी में फेल, पढ़ाई में फेल, हर जगह बस फेल ही फेल। अगर मरना ही है ना तो पहले कुछ करके मर। और तुमने गुस्से में अपनी माँ को मार दिया। जिसका बाप इंस्पेक्टर हो, जिसकी माँ ने पीएचडी की हो, उसका बेटा इतना निकम्मा निकलेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बोलो विवेक, तुमने मारा तुम्हारी माँ को, और वो मैसेज भी तुमने लिखा था, कैच मी एंड पनिश मी। बोलो। हाँ। कोर्ट में ये बात कह सकते हो उसी तरह? हाँ। अपने पिता को फोन कब किया था? मर्डर से पहले या मर्डर के बाद? पता नहीं। बेटा, पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। पुलिस तो बोल रही है कि तुमने अपना गुनाह भी कबूल कर दिया। वकील साहब, ये सब बातें बाद में कर लेते। बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। एक मिनट, ये खाना मेरे पास दीजिए, मैं उसको देता हूँ। आप कौन? बेटा, मैं तुम्हारा काका, गिरीश काका। मुझे कैसे भूल गए तुम? खाना खा लो बेटा। नहीं, मेरी आई मना करती है मेरे को दूसरे के हाथ का खाना खाने को। मैं नहीं खाऊंगा। अब लेके जाओ अपना खाना। बेटा, तेरे गिरीश काका। आप कौन? क्या? विवेक, तू मुझे नहीं पहचानना? मैं तेरा बाबा बेटा। आप हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? बेटा, हाथ क्यों लगा रहे हैं आप? जाइए यहाँ से। गिरीश, विवेक, विवेक, ऐसी क्या वजह थी कि जो तुमने अपनी ही सगी मां का कत्ल कर दिया?
विवेक, तुम्हें आज इस कोर्ट को बताना होगा क्यों मारा अपनी मां को। नहीं, मैंने नहीं मारा उनको। तुमने पुलिस के सामने कबूल तो किया है कि तुमने ही अपनी मां को मारा है। नहीं, मैंने कबूल नहीं किया। तुम ऐसे झूठ बोलकर कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश मत करो। विवेक, तुम्हें सच बोलना होगा। क्यों मारा तुमने? बताओ विवेक, तुमने अपनी मां का कत्ल क्यों किया? फिलहाल ये केस अंडर ट्रायल है। पुलिस का कहना है कि विवेक ने ही अपनी मां की जान ली है, जबकि डिफेंस उसे निर्दोष बता रहा है। ये केस सिर्फ मर्डर के बारे में नहीं है, ये हमारे परिवार के बारे में है। हम सब की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं। पति कहता है कि मैं बाहर काम कर रहा हूं, पैसा कमा कर ला रहा हूं, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। पत्नी का मानना है कि वो घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, खाना बना रही है। हम फर्ज निभाने को ख्याल रखना कह देते हैं। क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ भौतिक है? जरूरी ये है कि हम एक दूसरे की खुशियों का ख्याल रखें। इस बात पर ध्यान दें कि हमारे अपनों के मन में क्या चल रहा है, कहीं उनके दिमाग में कोई कुविचार तो नहीं आ रहे हैं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।